नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 जून 2025। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में एथिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे एक्सपोजोमिक्स से संबंधित। अच्छा आर्टिकल है एक्सपोजोमिक्स से संबंधित, ये वाला बीच में, इसे डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे ग्रीन बिजनेसेस में वुमन लेड स्टार्टअप्स, दूसरा आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल सिविल सर्विसेज के पैटर्न में रिफॉर्म से संबंधित, और चौथा एथिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्सपोजोमिक्स के बारे में है। द हिंदू का ये आर्टिकल है। और देखो, आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक्स की सहायता से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। देखो, आज 5 जून है, आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का फोकस क्या है? एंड द प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन को हटाओ। लेकिन देखो, सवाल ये है, क्या प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है? आंसर है नो। प्लास्टिक पोल्यूशन देखो, ये हेल्थ प्रॉब्लम भी है। आज आप माइक्रो प्लास्टिक देखिए, बिल्कुल प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, वो देखो हवा में, पानी में और इवन फूड चेन में एंटर कर चुके हैं। कई रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं जो ये बोलती हैं, इवन जो पैकेज्ड वाटर है ना, पैकेज्ड वाटर है, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक्स देखने को मिलता है। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं। हमारे पास देखो इतनी एडवांस तो सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम एक्यूरेटली इन माइक्रो प्लास्टिक्स को डिटेक्ट कर सकें। समझ गए? अब आप सोच के देखिए, कितनी ऐसी ऐसी चीजें हम रोज कंज्यूम करते हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा है, हार्मोनल इश्यूज होने का खतरा है, इवन ब्रेन तक डैमेज हो सकता है। हमें उन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए ये बोला जाता है कि प्लास्टिक, जो हमने एग्जाम्पल दिया, ये सिर्फ एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है, ये हेल्थ प्रॉब्लम है। अब देखो, एक चीज आपको पता है, इंडिया जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मतलब हमारे देश में तेजी से इंफ्रा डेवलप हो रहा है, जीडीपी काफी तेजी से ग्रो हो रही है। अब तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, जापान को पीछे छोड़ के। अर्बनाइजेशन हमारे देश में काफी तेजी से हो रहा है। लेकिन देखो, इस बढ़ती डेवलपमेंट के साथ में ना एक और इनविजिबल जो कोस्ट है वो भी आ रही है। और वो इनविजिबल कोस्ट क्या है? वो है इन्वायरमेंट का एक्सपोजर। क्या है? इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। क्या है ये कोस्ट? देखो, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में आता है इन्वायरमेंट से होने वाले डिजीज का बर्डन। क्या आता है? इन्वायरमेंट से होने वाले डिजीज का बर्डन। इंडिया पूरे वर्ल्ड में ना जो ग्लोबल इन्वायरमेंट डिजीज बर्डन है ना, उसमें 25% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट की वजह से जो डिजीज का बर्डन आता है, 25% तो अकेले इंडिया में आता है। समझ गए बात को? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा इन्वायरमेंट और हमारा लाइफस्टाइल दोनों बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं। आज आप देखिए, हवा कितनी ज्यादा कंटामिनेटेड है, वाटर कितना ज्यादा कंटामिनेटेड है, नॉइस कितना ज्यादा है जब हम बाहर निकलते हैं, हीट वेव्स कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सब मिलके क्या करते हैं? सब मिलके अल्टीमेटली देखो हेल्थ पर ही तो नुकसान पहुंचाते हैं ना, हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। लेकिन देखो, हमारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं, हम इन्वायरमेंट को अलग देखते हैं, हेल्थ को अलग देखते हैं। आप मिनिस्ट्रीज देख लीजिए, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अलग है, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग है। अभी समय की आवश्यकता यह है इंटीग्रेटेड हेल्थ रिस्क असेसमेंट। क्या? इंटीग्रेटेड हेल्थ रिस्क असेसमेंट, ये होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको मेन कंसेप्ट बताऊं, थोड़ा सा और डेटा है। 2020 में ना WHO ने ये स्टडी करना स्टार्ट किया था कि इन्वायरमेंट की वजह से कितने डिजीज का बर्डन आता है, कितने डिजीज होते हैं। 2000 में WHO ने स्टार्ट किया। बाद में इसी से इंस्पायर्ड होके ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी स्टार्ट हुई। इस स्टडी में ना 88 रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज किया गया। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्लास्टिक पोल्यूशन एक रिस्क फैक्टर है, कंटामिनेटेड वाटर 2 रिस्क फैक्टर हैं। ऐसे ऐसे करके 88 रिस्क फैक्टर्स को एसेस किया गया ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के द्वारा। स्टडी में देखो ये पाया गया कि 18.9% डेथ्स, 18.9% डेथ्स, 14.4% DALY। आप पूछोगे सर ये DALY का क्या मतलब होता है? DALY मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ
ईयर्स, मतलब कोई डिजीज़ हो गया हेल्थ संबंधित, उसके साथ पेशेंट जी तो रहा है लेकिन परेशान है, तो वो हो जाता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ये 14.4% होते हैं किसकी वजह से? इन्वायरमेंट की वजह से। आप ग्लोबल डेटा लो, ग्लोबल डेटा आप लोगे ना, जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 पोल्यूशन है ना, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में हर साल 4.7 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। इवन हाउस होल्ड पोल्यूशन, घर के अंदर जैसे चूल्हा वगैरह चलता है, उसकी वजह से हर साल 3.1 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। ये तो ग्लोबल डेटा है। अकेले इंडिया में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है इस प्रकार के एक्सपोजर की वजह से, और इंडिया मतलब मेजर कंट्रीब्यूटर है बल्कि ग्लोबल डेथ्स में, इन्वायरमेंट से होने वाले ग्लोबल डेथ्स में। कुछ डेटा इस प्रकार का भी है, 50% जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना इंडिया में, वो इन्वायरमेंट से लिंक्ड है, जैसे हीट स्ट्रोक, डायबिटीज, अस्थमा, लंग कैंसर, क्रोनिक किडनी डिजीज। ऐसे 50% जो डिजीज है ना वो इन्वायरमेंट से लिंक्ड है। जैसे लेड एक्सपोजर का पॉइंट है। अब लेड एक खतरनाक मेटल है। अब इसका एक्सपोजर ना खास करके बच्चों पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। वो बच्चे जिनकी एज 5 से कम है, ऐसे बच्चों का बल्कि आईक्यू खराब हो जाता है लेड के एक्सपोजर की वजह से। जैसे डेटा भी दिया जाता है इंडिया में लेड एक्सपोजर की वजह से ना, ये जो आईक्यू खराब होता है, अगर उसको मेजर करें तो वो मिलता है 154 मिलियन आईक्यू पॉइंट्स। ये खत्म हो जाता है लेड एक्सपोजर की वजह से, क्योंकि दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। और ये तो देखो अभी तो पूरा जीबीडी ने कैलकुलेट भी नहीं किया है ठीक से, सिर्फ 11 रिस्क टाइप को ट्रैक किया गया है। एसएस 88 रिस्क फैक्टर्स को किया गया था, लेकिन 11 रिस्क टाइप को ट्रैक किया गया है। और बहुत सारे केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, जैसे पेस्टिसाइड मिक्स हो गया किसी और के साथ में, नॉइस, माइक्रोप्लास्टिक्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जीबीडी ट्रैक ही नहीं कर पाया। समझ गए? और ये सब जब आपस में मिल जाते हैं ना, तो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्लम में रहता है कोई पर्सन। अब स्लम में आपको पता है न्यूट्रिशन की समस्या है, हाइजीन की समस्या है, पानी कंटामिनेटेड है, लेकिन उस पर्सन को मान लीजिए डायबिटीज़ भी हो गया, तो फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट हो गया ना इसका। मतलब मल्टीपल रिस्क जब एक साथ काम करते हैं तो समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। क्लाइमेट चेंज भी हेल्थ मल्टीप्लायर है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है हीट, पोल्यूशन, वेक्टर बोर्न डिजीज, वाइल्ड फायर्स, फ्लडिंग, इनकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब क्लाइमेट चेंज रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, क्रॉप फेल हो गई, सप्लाई चेन में दिक्कत आ गई, तो मालन्यूट्रिशन की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई, एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ गई, माइग्रेशन की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। तो क्लाइमेट चेंज ये हेल्थ मल्टीप्लायर है। ये कीवर्ड का आप इस्तेमाल कीजिए, क्लाइमेट चेंज इज हेल्थ मल्टीप्लायर। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे डिजीज ज़्यादा फैलते हैं, मलेरिया, डेंगू, मेंटल इलनेस, ये सारे। समझ गए? अब यहीं पे देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, एक्सपोजोमिक्स। एक्सपोजोमिक्स क्या है? देखो 1990 से लेके 2003 के बीच में ना एक रेवोल्यूशन आया जीनोम संबंधित। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था जो हम साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं। इससे रेवोल्यूशन आया। क्यों? क्योंकि देखो जब इंसान की बॉडी में जीनोम मैपिंग की गई ना, तो पता लग गया कहाँ पे कौन सा जीन्स है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता लगने लगी। जैसे एक सिटी का मैप होता है ना, पता लग जाता है सिटी के मैप में रोड्स कहाँ पे है, बिल्डिंग्स कहाँ पे है। वैसे ही जीनोम की मैपिंग से ना कंप्लीट डीएनए का ब्लूप्रिंट बनना आसान हो गया। तो पता लग गया जीन में कहाँ गड़बड़ी है जीनोम मैपिंग से, तो थोड़ा डिजीज का इलाज संभव हो पाया। लेकिन देखो अगला रेवोल्यूशन है एक्सपोजोम। एक्सपोजोम का क्या मतलब है? एक्सपोजोम मतलब पूरे लाइफ कोर्स में जो हम जीते हैं ना, पूरे लाइफ कोर्स में कितना एक्सपोजर होता है बॉडी पर इन्वायरमेंट का, उसका मेजरमेंट करना और उससे हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है ये पता लगाना। समझ रहे हो? मतलब जैसे एक पर्सन है महेश, वो 70 साल जिया, 0 से लेके 70 के बीच में वो कितना इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड रहा, कितना इन्वायरमेंट ने
उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला उसकी हेल्थ पर, वो सारी चीज़ पता लगाना। आप बोलोगे सर पता लगा लेंगे तो होगा क्या इससे? इससे फिर हम प्रिवेंट कर सकेंगे चीज़ों को, मतलब हाँ इस चीज़ से नुकसान होता है, इस चीज़ को मत करो। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हम इंश्योर कर पाएंगे। राइटर बोलते हैं देखो जीनोम की मैपिंग हुई, डीएनए का ब्लूप्रिंट बना, अच्छी बात है, लेकिन इससे सिर्फ 30-40% डिजीज का पता लगता है। बाकी देखो जैसे इन्वायरमेंट का एक्सपोजर है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारा स्ट्रेस, पोल्यूटेंट्स, ये सब चीज़ें जो है ना वो बाकी डिजीज को एक्सप्लेन करते हैं। समझ गए? अब देखो ट्रेडिशनल स्टडीज़ क्या करती हैं। ट्रेडिशनल स्टडीज़ देखो ये करती हैं, मान लीजिए एक पोल्यूटेंट उठाया, पोल्यूटेंट जैसे PM2.5, अब इस पोल्यूटेंट का बॉडी के किस ऑर्गन पे असर पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल लंग्स पे, ये पता लगा लिया। लेकिन देखो ये सिर्फ एक पोल्यूटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो बॉडी पे इंपैक्ट डाल रही हैं, पूरा इन्वायरमेंट है, इतने सारे रिस्क फैक्टर्स तो जीबीडी स्टडी ने आइडेंटिफाई किए थे और बहुत सारे तो उसने छोड़ भी दिए। तो रियल लाइफ जो है वो एक प्रकार से ना केमिकल कॉकटेल है, इतनी सारी चीजें हमारी बॉडी पे असर डालती हैं, तो उनका क्या असर हो रहा है बॉडी की हेल्थ पर, यह पता लगाना है एक्सपोजोमिक्स। समझ रहे हो? एक्सपोजोमिक्स ना एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इसमें हम कैसे पता लगाते हैं, जैसे हम वो नहीं लगाते, स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, पता लग जाता है दिल की धड़कन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, वो सारी चीजें जो वियरेबल टेक होते हैं स्मार्ट वॉचेस, उससे रियल टाइम डेटा मिलता है। इसके अलावा ब्लड और यूरिन की केमिकल टेस्टिंग, इससे पता लग सकता है एक्सपोजोमिक्स का। इसके अलावा बॉडी में जैसे एक नकली ऑर्गन बना लिया, मतलब बॉडी का एक नकली ऑर्गन लैब में बना लिया, और फिर उस ऑर्गन पे इन्वायरमेंट का क्या असर हो रहा है वो हम मेजर करते हैं। एआई और बिग डेटा ये मदद करते हैं इन्वायरमेंट का हमारी बॉडी पे एक्सपोजर पता लगाने में। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब हाउ एक्सपोजोमिक्स वर्क्स, कैसे हम एक्सपोजोमिक्स को इंप्लीमेंट करते हैं, वो इन सब चीजों से इंप्लीमेंट करते हैं। अब आप बोलोगे इंडिया जैसे देश में इतना कॉम्प्लेक्स काम कैसे करेंगे? देखो इतना मुश्किल नहीं है। कोविन और आरोग्य सेतु जैसी एप्लीकेशंस हमने बनाई है, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में पॉसिबल है। लेकिन अगर ये एक्सपोजोमिक्स पे हम ध्यान देते हैं तो बहुत सारे डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी बहुमूल्य जानें हम बचा सकते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें अच्छी लैब्स का नेटवर्क चाहिए, हमें ओपन डेटा प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि बिग डेटा और एआई का हेल्थ सेक्टर में यूज किया जा सके। हमें वियरेबल टेक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग स्मार्ट वॉचेस का यूज करें, और इस वियरेबल टेक को ना पब्लिक हेल्थ के साथ में मर्ज किया जाए, ये हमें चाहिए। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो अगर हम ऐसा करते हैं ना तो ये नीति आयोग का जो हेल्थ का विजन है, हेल्थ पॉलिसी आई थी, उसे सपोर्ट करेगा। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 और सस्टेनेबल गोल नंबर 13 का जो टारगेट है, गोल एसडीजी गोल 3 किससे संबंधित है? एसडीजी गोल आपको याद होने चाहिए आंसर्स में लिखने के लिए, ये हेल्थ से रिलेटेड है। और एसडीजी 13 ये जो टारगेट है ये क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। समझ गए? तो इनको भी फुलफिल करता है। इससे हमारे देश में डिजीज बर्डन और कॉस्ट कम होगा, जल्दी हम स्टेप्स ले सकेंगे जानों को बचाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एक्सपोजोमिक्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, महिलाओं को एम्पावर करना ग्रीन बिजनेसेस में। ये भी द हिंदू का आर्टिकल है। इसे ना आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट और जीएस पेपर 1 में जो वुमेन वाला टॉपिक है वहां से रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्रीन बिजनेसेस का मतलब क्या है? देखो सिंपल भाषा में ऐसे बिजनेसेस जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे बिजनेसेस जो पोल्यूशन कम करें, वाटर रिसाइकलिंग करें, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, वो सारे ग्रीन बिजनेसेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग है, बैम्बू की पैकेजिंग है, बैटरी रिसाइकलिंग है, ई वेस्ट को मैनेज करने का बिजनेस है, बायो पैकेजिंग है। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? ग्रीन बिजनेसेस के। देखो काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर यानी CEEW, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर CEEW की स्टडी कहती है अकेले उड़ीसा में ना ग्रीन इकोनॉमी पोटेंशियल $23 बिलियन का है। बाकी राज्यों में तो देखो और भी ज़्यादा होगा। तो अगर हर स्टेट देखो उड़ीसा जैसा काम करे तो ग्रीन सेक्टर इकोनॉमी हमारे देश में ना एक्सप्लोड कर जाएगी।
बट प्रॉब्लम जानते हो क्या है, हमारे देश में वुमेन लेड जो ग्रीन स्टार्टअप्स है ना, वो सिर्फ 18% हैं। मतलब महिलाओं में पोटेंशियल है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत है। अब क्या क्या इश्यूज महिलाएं यानी वुमेन लेड स्टार्टअप्स फेस करते हैं मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक फंडामेंटल सवाल आपसे पूछता हूं, हमें वुमेन लेड ग्रीन स्टार्टअप्स आखिरकार चाहिए ही क्यों? मतलब मैन लेड ग्रीन स्टार्टअप्स हैं तो क्या दिक्कत है, वुमेन लेड स्टार्टअप्स स्पेशली क्यों चाहिए हमें? खास करके वुमेन लेड ग्रीन स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है इक्विटी। इक्विटी मतलब सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए, सिर्फ मैन को मौका क्यों मिलना चाहिए, महिलाओं को भी तो मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है एफिशिएंसी। क्या आता है? एफिशिएंसी। ये देखो, पहला इक्विटी, दूसरा एफिशिएंसी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ये कहते हैं महिलाएं जो हैं वो बेटर बोरोवर हैं, मतलब ज्यादा अच्छे ढंग से उधार लेती हैं और ज्यादा अच्छी फंड मैनेजर्स हैं महिलाएं। अब आता है तीसरी चीज क्या है? सस्टेनेबिलिटी। मतलब महिलाएं आगे वाली जनरेशंस का भी सोचती हैं, महिलाएं लॉन्ग टर्म भी सोचती हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का नहीं सोचती। तो इसलिए तीसरा पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। तो अब अगर कोई पूछे हमें वुमेन लेड ग्रीन स्टार्टअप्स क्यों चाहिए, पहला इक्विटी, दूसरा एफिशिएंसी और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। अब बात करते हैं बैरियर की। बैरियर क्या है वुमेन लेड ग्रीन स्टार्टअप्स में? राशि गुप्ता जो एक एंटरप्रेन्योर है और इनका जो स्टार्टअप है उसका नाम है विजन मैकाट्रॉनिक्स। ये इनका स्टार्टअप क्या करता है? विजन मैकाट्रॉनिक्स। राशि गुप्ता का जो स्टार्टअप है विजन मैकाट्रॉनिक्स, ये देखो लिथियम आयन की बैटरी बनाता है। क्या बनाता है? लिथियम आयन की बैटरी। सिर्फ केस स्टडी है जो आप यूज कर सकते हो आंसर में। 2015 से ये राशि गुप्ता जो है वो फंडिंग मांग रही है कि पैसा दे दो स्टार्टअप के लिए। लेकिन बैंक्स एक चीज पूछ लेते हैं कि तुम्हारे पीछे क्या कोई मैन है, क्या कोई मर्द है? अब मर्द वर्ड ही अपने आप में रिग्रेसिव है, लेकिन आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इनसे पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे पीछे क्या कोई मैन है? काफी रिग्रेसिव सोच, इस वजह से काफी सालों तक इन्हें फंडिंग नहीं मिली। आज भी देखो ये पूछा जाता है, अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो ये पूछ लिया जाता है क्या तुम्हारे साथ कोई मेल को फाउंडर है, तभी हम क्रेडिट देंगे, तभी लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो अकेली अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है ना जो स्टार्टअप चला रही है, तो उनके लिए बल्कि ज्यादा दिक्कतें आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट ये कहती है 79% जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड हैं। सिर्फ 1.1% वुमेन एंटरप्रेन्योर को ना इंस्टीट्यूशनल लोन मिलता है, फॉर एग्जांपल बैंक से। तो काफी खराब जेंडर फाइनेंस गैप है यहां पे। कैसे बढ़ेगा ग्रीन इंडिया, आप बताइए। वैसे देखो 2025 के बजट में ना सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, जो फर्स्ट टाइम SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर है ना उनको 2 करोड़ का लोन दिया जाएगा। और इसके अलावा राइटर देखो ये बोलते हैं कि सिर्फ एक स्कीम से काम नहीं चलेगा। ये जो ग्रीन बिजनेस है जिनकी हम बात कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव है, मल्टीपल 1 करोड़ चाहिए, मल्टीपल स्कीम चाहिए इसके लिए। तो इसलिए सरकार को इस पे काम करना चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट, बैरियर नंबर 2। इसको भी एक केस स्टडी की सहायता से बताया जाता है। माही सिंह, इनका स्टार्टअप का नाम है कैनक्री। कैनक्री की कौन फाउंडर है? इनका स्टार्टअप क्या करता है, जो कचरा है ना यानी वेस्ट है, वेस्ट को नैनो मटेरियल में बदलता है इनका स्टार्टअप, ताकि जिसे यूज किया जाए बैटरी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब माही सिंह कहती हैं कि सरकारी जो स्कीम्स हैं ना बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनको समझना अपने आप में एक रॉकेट साइंस है। तो सरकार को करना चाहिए कि जो सरकारी स्कीम्स हैं उनका एक्सेस सिंप्लीफाई कर दो। मतलब कोई ऑनलाइन अप्लाई कर सके, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर सके और डिजिटल लैंडिंग हो सके, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। इवन जो प्राइवेट लैंडर्स हैं ना, जो लैंड वगैरह करते हैं, उधार देते हैं स्टार्टअप्स को, तो वो भी ना एक काम कर सकते हैं कि ये इंश्योर कर सकते हैं कि जितना वो उधार देंगे उसका एक निश्चित जो परसेंटेज है वो सिर्फ वुमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल 0.5% या 1% कि हाँ 1% हम सिर्फ वुमेन लेड स्टार्टअप्स को देंगे। और हर साल उन्हें अपनी रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए कि कितना क्रेडिट उन्होंने वुमेन लेड स्टार्टअप्स को दिया। तो ये एक पॉइंट है। फिर देखो मेंटरशिप की बात की जाती है।
आर्टिकल में कई सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पूछती हैं कि हम एज ए रोल मॉडल किसकी तरफ देखें। मतलब बहुत कम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं फिलहाल, अभी कुछ आई हैं जैसे जो शार्क टैंक में आती हैं, नमिता थापर, गजल और वनीता, और बहुत हैं, नायका की भी हैं जो फाल्गुनी। मतलब अब धीरे धीरे आने लगी हैं। तो जितना ज़्यादा देखो ग्रीन स्टार्टअप्स में महिलाएं आएंगी उतना ही ज़्यादा वो रोल मॉडल बनेंगी। तो कुछ बढ़िया मेंटरशिप संबंधित इनिशिएटिव्स हैं सरकार के जिसके बारे में पता लगना चाहिए महिलाओं को। जैसे एक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म है WEP, मतलब WEP मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये मेंटरशिप देता है, नीति आयोग का प्लेटफॉर्म है। ब्रिक्स बूट कैंप है, गोल्डमैन सैक्स का IIM बेंगलोर 10,000 वुमेन प्रोग्राम है, समझ रहे हो। तो ये सारे प्रोग्राम हैं जो महिलाओं को मेंटरशिप देते हैं स्टार्टअप्स में आने के लिए। लेकिन देखो सॉल्यूशन ये है कि CSR फंड का ना एक हिस्सा मेंटरशिप प्रोग्राम में जाना चाहिए। महिलाओं को मेंटरशिप देने के लिए कॉर्पोरेट बूट कैंप चलाए जाएं महिलाओं के लिए, जहां से आइडिया से MSME तक का सफ़र कैसे तय किया जाए वो महिलाओं को सिखाया जाए। और रियल वर्ल्ड मेंटरशिप होनी चाहिए, सिर्फ बातें नहीं। मतलब आइडिया हो महिलाओं के पास में ग्रीन बिजनेस स्टार्ट करने का, और उस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। फिर है तीसरा बैरियर क्या है, एजुकेशन में ही गैप है। मतलब इंडिया में देखो जितने टोटल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं ना उसमें से सिर्फ 19.2% वुमेन हैं। अब आप सोच के देखो, ग्रीन सेक्टर पूरा ऑटोमेशन पे चल रहा है, बैटरी प्लांट्स, सोलर ग्रिड, विंड मिल, सब टेक हैवी हैं। तो अगर देखो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही कम महिलाएं होंगी तो वो अपना फिर बिजनेस कम ही खोलेंगी, सीधी सी बात है। इस वजह से ना टाटा स्टील का एक इनिशिएटिव था वुमेन ऑफ मेटल, इसमें वुमेन इंजीनियर्स को स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी वुमेन आगे आएं। तो देखो ऐसे इनिशिएटिव्स को हमें और ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है। स्टेम स्कॉलरशिप दी जाए, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। स्टेम स्कॉलरशिप्स दी जाए लड़कियों को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कर सकें। स्कूलों से ही अवेयरनेस स्टार्ट करने की आवश्यकता है ताकि ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हों। अब लास्ट में बात आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में देखो सारे पॉइंट्स वे फॉरवर्ड में कंबाइन कर दिए जाते हैं कि अगर इंडिया को विकसित भारत बनाना है 2047 से पहले तो हमें ग्रीन बिजनेसेस चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा वुमेन लेड ग्रीन बिजनेसेस हमें चाहिए। और इसके लिए 3-4 चीज़ें जो बताई जाती हैं, एक मेंटरशिप को प्रमोट करो, स्टेम को सपोर्ट दो, महिलाओं को स्कॉलरशिप दो, CSR फंड एलोकेट होना चाहिए किसके लिए, वुमेन लेड ग्रीन स्टार्टअप्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो हमने आर्टिकल में डिस्कस की। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में रिफॉर्म की आवश्यकता से संबंधित है। ये भी द हिंदू का आर्टिकल है। आप सिलेबस में GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सिविल सर्विसेज के एग्जाम का जो फॉर्मेट है आप देखो ट्रेस कर सकते हो। मैकुले की रिपोर्ट आई थी 1854 में, वहाँ से उससे पहले तो एग्ज़ाम जो था वो शायद भारतीयों के लिए ओपन ही नहीं था ना, भारतीयों के लिए ओपन 1855 में किया गया और 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पहली बार क्लियर किया। आप कमेंट बॉक्स में बताना ऐसा ही था ना। और उस समय भी इवन सिर्फ UK में हुआ करता था। 1922 में पहली बार इलाहाबाद में हुआ शायद। अब मुझे थोड़ी नॉलेज करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। खैर मुद्दे पे आते हैं। वहाँ से देखो शुरुआत हुआ था, ये डिसाइड हुआ था कि इंडियंस भी बैठेंगे और मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा। मकसद ये था कि जो एकेडमिक टैलेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाया जाए, मतलब बच्चे पढ़ाई करें, उनको सिलेक्ट किया जाए और फिर उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में रोल दिया जाए तो उनकी जो एकेडमिक नॉलेज है वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम आए। 1975 में कोठारी कमेटी की रिपोर्ट आई जिसके बेस पे UPSC का एग्ज़ाम 3 टियर एग्जामिनेशन होना लगा, प्रीलिम, मेंस और फिर इंटरव्यू। और ये होता था उस समय देखो प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता था ना उसमें एक ऑप्शनल ऑब्जेक्ट होता था और एक कॉमन GS का पेपर होता था, लेकिन वेटेज 2:1 होती थी। मान लीजिए 300 मार्क्स का पेपर तो 200 मार्क्स का ऑप्शनल और 100 मार्क्स का GS का पेपर सबके लिए कॉमन। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो गया था, प्रीलिम में 200 मार्क्स का ऑप्शनल और 100 मार्क्स का GS का पेपर। और UPSC उस समय ना UPSC कुछ नहीं बताती थी, ना तो कट ऑफ बताती थी, कुछ भी नहीं बताती थी।
बस एक ब्लैक बॉक्स की तरह था पूरा सिस्टम, सिर्फ यूपीएससी नाम अनाउंस करती थी कि भैया इन इन लोगों ने प्रीलिम क्लियर किया है, इन इन लोगों ने मेंस क्लियर किया है, इससे ज़्यादा और कुछ आइडिया यूपीएससी देती नहीं थी। फिर आरटीआई आया 2005 में। आरटीआई के बाद में यूपीएससी ने थोड़े क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट किया, जुडिशियल स्क्रूटनी होने लगी, यूपीएससी को कट ऑफ वगैरह डिस्क्लोज करनी पड़ी। फिर 2010 में एस के खन्ना कमेटी आई। अब एस के खन्ना कमेटी ने क्या किया, प्रीलिम पेपर में सुधार किया और प्रीलिम पेपर में ऑप्शनल को कर दिया रिमूव। जो पहले 300 में से 200 मार्क्स का ऑप्शनल होता था उसे कर दिया रिमूव। सी सेट का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब 200 मार्क्स का सी सेट और 200 मार्क्स का क्या, जीएस, ये सिस्टम बन गया था। लेकिन देखो जीएस तो ठीक था, लेकिन सी सेट का लोगों ने विरोध किया। लोगों ने बोला कि अर्बन लोगों को, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, जो एसएससी एमबीए वगैरह की तैयारी करते हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है सी सेट से, और जो रियल यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं। तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। 2015 में सरकार ने फाइनली क्या किया, सी सेट हटा दिया। भाई सी सेट को क्वालिफाइंग कर दिया कि सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा और इसके ना जीएस में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। लेकिन देखो इसी बीच 2012 में ना एक और कमेटी आ गई थी, अरुण निगवेरकर कमेटी। इस कमेटी ने सिलेबस चेंज कर दिया। मेंस के सिलेबस को, पहले मेंस का सिलेबस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, तो मेंस के सिलेबस को थोड़ा सही कर दिया, सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया। ऑप्शनल पहले 2 हुआ करते थे, घटा के 1 कर दिया। तो ये सारे चेंजेस इस अरुण निवगेरकर कमेटी की रिपोर्ट के बाद आए और 2013 में ये लागू हो गया था नया सिलेबस मेंस का, जो अभी तक लागू है। लेकिन देखो ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, बट अभी ना बहुत सुधार की जरूरत है यूपीएससी के सिलेबस में, पैटर्न में। सबसे पहली चीज़, प्रीलिमिनरी जो एक प्रकार से ना मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए था, वो अब एक जेलस गेटकीपर बन गया है, जिसका सोल ऑब्जेक्टिव रह गया है 5 लाख लोग जो एक्चुअल एग्जाम ले रहे हैं उसमें से कैसे ना कैसे करके बस 10,000 छांटने हैं। अच्छे लोगों को नहीं छांटा जा रहा है, बस छांटना है, सिलेक्ट करना है बस। फिर पेपर सेकंड वैसे क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन अभी भी काफ़ी इम्पैक्ट डाल देता है। जैसे इस बार सी सेट का पेपर रिलेटिवली डिफिकल्ट था, तो यूपीएससी ने गेम खेल लिया, सी सेट को बेसिक क्वालिफाइंग बना दिया लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। समझ गए? नंबर सिस्टम वगैरह पूछ रहे हैं। अब नंबर सिस्टम की कहाँ जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में इतना। अब दूर से आप कुछ इनडायरेक्ट बता दो कि हाँ भाई यहाँ जरूरत है, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा पॉलिसी, गवर्नेंस, इन सब चीज़ों पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा मज़ा आए। फिर और क्या है, फिर यहाँ पे ये देखो, फिर राइटर बोलते हैं पेपर 1 भी जीएस का प्रीलिम का ना अनप्रेडिक्टेबल है, और जो लोग अपने बहुमूल्य साल यूथ मतलब जवानी के बिताते हैं इस पेपर में, अब उनके लिए इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी, भाई कैसा पेपर आ जाए, वो उनके लिए सही नहीं है। फिर मेंस का जो पेपर है, मेंस में भी देखो ये पता लगता है कि यूपीएससी ना 20 जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछती है, शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं, उससे बच्चों की एनालिटिकल स्किल्स चेक नहीं होती, बस जल्दी जल्दी जो पॉइंट लिख देता है वो फैक्चुअल स्किल्स चेक होती हैं। एनालिटिकल स्किल्स चेक होती हैं ऑप्शनल में, जहाँ लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं थोड़े, लेकिन मेंस में फैक्ट्स ज़्यादा चेक कर रही है यूपीएससी। इवन यूपीएससी की जो एनुअल रिपोर्ट हैं वो भी इंडिकेट करती हैं कि लोग ना ऑप्शनल वो चूज़ कर रहे हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग है, अपने डोमेन का सब्जेक्ट चूज़ ही नहीं कर रहे। मतलब बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी रियल एक्सपर्टीज़ जो है वो काम नहीं आ रही है। जैसे कोई अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, वो इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट लेता है, क्लियर करता है, तो बाद में वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा तो वो एक्सपर्टीज़ काम आएगी। लेकिन सिर्फ वही सब्जेक्ट लोग चूज़ कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा मार्क्स बनते हैं। तो जो डाइवर्सिटी यूपीएससी लाना चाहती है वो डाइवर्सिटी नहीं आ पा रही है इससे। समझ गए? तो राइटर बोलते हैं ऑप्शनल को तो हटा दो। ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव भी है, कभी किस सब्जेक्ट में ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, कभी किसी दूसरे में। तो ऑप्शनल को ना कुछ बढ़िया कॉमन पेपर से रिप्लेस कर देना चाहिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, पॉलिसी, ये सब सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकें। और देखो मैं तो कहता हूँ बल्कि एक ऐसा पेपर होना चाहिए यूपीएससी के सिलेबस में जिसके बेस पे ना थोड़ा स्किल डेवलप हो, जिसके बेस पे और जगह जॉब लग सके। अभी क्या होता है कि जो बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, अब कहने को देखो बहुत कुछ बोल सकते हो, तजुर्बा हो गया, यूपीएससी की तैयारी करके बहुत कुछ सीख
गया इंसान, यार वो सब चीज़ें सही है, लेकिन घर चलाने के लिए तो जॉब चाहिए ना। मैंने टेलीग्राम पे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको, आप मानोगे नहीं, ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बोल रहे थे हमें जॉब चाहिए, अब फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब देखो कायदे से उन्होंने सीखा भी नहीं है, सीखा का मतलब प्रीलिम नहीं हुआ है, 2-3 साल एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम नहीं हुआ है, तो कोचिंग इंडस्ट्री में भी आसानी से जॉब मिलती नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वो भी ये सोचते हैं ना मेंस का आंसर वो ज़्यादा अच्छे से लिख पाएगा या फिर कॉपी इवेलुएट वो लिख पाएगा जिसने मेंस दिया है। तो यहाँ पे दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, और कोई सॉल्यूशन मुझे नज़र नहीं आता है। तो इस वजह से यूपीएससी कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दे सिलेबस में जो बच्चों को यूज़फुल हो जॉब लेने में फ़िलहाल के लिए, मतलब हाँ कि यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ तो कुछ तो जॉब मिल जाए अच्छी सी, रिस्पेक्ट वाली। सारी जॉब्स रिस्पेक्ट वाली हैं, लेकिन मतलब तैयारी के हिसाब वाली। और बात चल रही है एज रिड्यूस करने की। एज रिड्यूस देखो की जा सकती है, लेकिन फिलहाल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है ना उनके लिए नहीं। तो ये यूपीएससी कर सकती है कि 2023 तक तो यही एज रहेगी, लेकिन 2023 के बाद एज 28 हो जाएगी। तो इससे अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में जो तैयारी करना स्टार्ट करेंगे ना उनके लिए एज कम रहेगी। और ऐसा ही होता है आमतौर पे, मतलब कभी भी कोर्ट मानेगा ही नहीं, कोर्ट में केस चला जाएगा अगर रैंडमली यूपीएससी ने एज रिड्यूस कर दी। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर क्या यूपीएससी एज रिड्यूस कर सकती है। अगर करेगी भी ना यूपीएससी तो आप लोगों को नुकसान कभी नहीं होगा, फ्यूचर में जो तैयारी स्टार्ट करेंगे उनके लिए कम की जा सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखो हम एथिक्स से स्टार्ट करते हैं और सीधा पॉइंट की बात करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम जा चुका है, प्री हुए 10 दिन हो गए, तो हमें जल्दी कवर करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एथिक्स होता क्या है? बताओ आप में से कोई, एथिक्स होता क्या है? एथिक्स है नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब सही और गलत का ज्ञान। एथिक्स देखो वो रूल होते हैं जो हमें ये बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एथिक्स देखो ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट मतलब रुकना है और ग्रीन लाइट मतलब चलना है। एथिक्स भी उसी प्रकार से हैं, बताते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एथिक्स वो रूल्स होते हैं जो हमारे एक्शंस को जज करते हैं कि हमने जो काम किया, मान लीजिए हमने किसी एल्डर को बुरा भला कह दिया तो ये एथिकली रॉन्ग है, मतलब एथिक्स ये कहता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो एथिक्स हमारे एक्शंस को क्या करते हैं, जज करते हैं और उसके बेसिस पे बताते हैं कि सही किया या गलत किया। समझ गए? तो जो ये एथिक्स के रूल्स है ना, इनको हम नॉर्म्स या प्रिंसिपल्स भी कहते हैं या स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, जो हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है एथिक्स आते कहां से हैं? एथिक्स के देखो बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे सबसे पहले परिवार से बच्चा एथिक्स सीखता है। जैसे परिवार में दिवाली के दिन पुराने कपड़े दान दे दिए जाते हैं गरीबों को, तो बच्चे सीखते हैं, माता सिखाती हैं, मतलब मदर सिखाती हैं बेटा शेयरिंग इज केयरिंग, तो यहां से एथिक्स आते हैं। इसके अलावा सोसाइटी से एथिक्स आते हैं। सोसाइटी से एथिक्स कैसे आए? हम देखो जिस सोसाइटी में बड़े होते हैं ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सोच पर। जैसे देखो कई सोसाइटीज में, मतलब कुछ एथिक्स तो आपको पता है सभी सोसाइटीज में कॉमन है, जैसे रिस्पेक्ट है। ऑलमोस्ट सभी सोसाइटीज में बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार करो, ये सब सिखाया जाता है। कई सोसाइटीज में जैसे ऐसा कल्चर होता है, घर में एंटर करने से पहले शूज को बाहर रिमूव कर दो, कई सोसाइटीज में नहीं होता। तो मतलब कुछ एथिक्स सोसाइटी स्पेसिफिक होती हैं और कुछ सभी सोसाइटीज में कॉमन होते हैं। तो जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं ना, वहां से भी हम एथिक्स सीखते हैं। फिर नेक्स्ट है रिलीजन। सारे रिलीजन ना कुछ अलग अलग मोरल कोड ऑफर करते हैं। जैसे देखो हिंदू धर्म में ना तैतरीय उपनिषद है, इसमें कंसेप्ट है अतिथि देवो भव, जो अतिथि हैं उनकी इज्जत करो। इस्लाम में जगत का कंसेप्ट है, जगत मतलब चैरिटी। क्रिश्चियनिटी में अपने नेबर से प्यार करो, ये कंसेप्ट है। और जैनिज्म में अहिंसा का कंसेप्ट है। तो ये यहाँ से अलग अलग धर्म जो मोरल कोड ऑफर करते हैं ना, तो वहाँ से भी एथिक्स आते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर है कानून। लीगल सिस्टम भी एथिकल कंडक्ट को गाइड करते हैं, वहाँ से भी एथिक्स आते हैं समाज में। जैसे आर्टिकल 48A संविधान का क्या बोला गया है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। समझ गए?
तो यहाँ से भी एथिक्स आते हैं। फिर है हिस्ट्री, हिस्ट्री से एथिक्स आते हैं समाज में। जैसे गांधी का जो वैल्यूज़ हैं हमारे समाज में है, लाल बहादुर शास्त्री की सिंप्लिसिटी। तो जो इतिहास है हमें बहुत सारे एथिक्स सिखाता है। फिर एक मेजर फैक्टर है कॉन्शियस, मतलब जो अंतरात्मा की आवाज़ है, इनर वॉइस है। देखो अल्टीमेटली ना फाइनल पॉइंट यही है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है। अब इनपुट हर तरफ से मिल जाते हैं, फैमिली एथिक्स क्या है, सोसाइटी में क्या एथिक्स हैं, रिलीजन क्या बोलता है। फिर हम अपनी ना कॉन्शियस से पूछते हैं दिल क्या कहता है। समझ रहे हो, जब भी कोई इंसान मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है ना, तो अंदर से आवाज़ आती है कि यार मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। आप लोग तैयारी के दौरान कई बार बहुत बुरा फेस करते हो, लेकिन अंदर से जो विल पावर आती है, अंदर की जो आवाज़ आती है कि बेटा तुझे झुकना नहीं है, वो काम करती है। अब जैसे निर्भया केस हुआ, निर्भया केस में हजारों लोग सड़कों पे आ गए, एकदम से आ गए। क्यों? क्योंकि उनकी इनर वॉइस ने बोला था कि यार इस समय मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। कुछ गलत हो रहा होता है समाज में, तो अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि यार अगर मैं अभी कुछ नहीं बोला तो मैं अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तभी तो बोलते हैं ये जो कॉन्शियस की जो आवाज़ है सबसे मजबूत आवाज़ होती है। फिर अब आता है नेक्स्ट सब टॉपिक, एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एथिक्स की देखो इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, हर एक लेवल पे है, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो साइकोलॉजी में ना आपने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा होगा। जैसे एक पिरामिड होता है, नीचे होता है बेसिक नीड्स, उसके बाद आता है फिर थोड़ी हायर नीड्स, ये मैस्लो वाला सुना होगा। इसमें सबसे ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब इंसान अपने फुल पोटेंशियल अचीव जब कर लेता है तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सोचो एक साइंटिस्ट है, वो देखो ऐसी डिस्कवरी करना चाहता है जो ह्यूमैनिटी की हेल्प करे। अगर देखो वो एथिकल रहेगा, शॉर्टकट्स नहीं लेगा, डेटा मैनिपुलेट नहीं करेगा, तब वो रियल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फील करेगा। एक करप्ट ऑफिसर देखो भले ही कितना पैसा कमा ले, अंदर से वो कभी सेटिस्फाई नहीं रहेगा, ग्रोथ नहीं होगी। तो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो ह्यूमन ग्रोथ है, मतलब जब हमारी देखो ग्रोथ तभी होती है जब हम अच्छा इंसान बनते हैं। फिर है सोसाइटी के लेवल पे, सब देखो एथिकल बिहेव करेंगे तो समाज का भला तो अपने आप हो ही जाएगा। फार्मर का एग्जांपल दिया जाता है ड्रिप इरिगेशन का। अब देखो एक किसान या तो ज़्यादा पानी वेस्ट करके फसल अच्छी उगा ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे नुकसान हो जाएगा, वाटर का सैलिनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा किसान वो होगा जो सोचेगा यार ज़्यादा पानी से मैं अभी अच्छी फसल नहीं उगाऊंगा, मैं ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करूंगा ताकि पानी बचे, मेरा भी फायदा हो और लॉन्ग टर्म में समाज का भी फायदा होगा अगर सारे ऐसा करेंगे तो। समझ रहे हो? तो ये होता है जब इंडिविजुअल गुड इंश्योर करने की कोशिश करते हैं ना, सोसाइटल गुड भी इंश्योर हो जाता है। मतलब उल्टा है, सोसाइटल गुड इंश्योर करने की कोशिश करते हैं तो इंडिविजुअल गुड भी अपने आप इंश्योर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हेल्प अचीव सम्मम बोनम, मतलब हाईएस्ट गुड। देखो सभी धर्मों में ना हर जगह हाईएस्ट गुड बताया हुआ है। जैसे मोक्ष की प्राप्ति बुद्धिज्म में है, और मोक्ष की प्राप्ति हिंदुइज्म में है, और निर्वाण शायद बुद्धिज्म में है ना। तो ये है हाईएस्ट गुड जो अचीव करना चाहता है, हाईएस्ट गुड जो इंसान अचीव करना चाहता है। जैसे अब्दुल कलाम साहब का हाईएस्ट गुड क्या था? देश को डेवलप करना। तो एथिक्स की सहायता से कोई भी पर्सन ना अपना हाईएस्ट गुड अचीव कर सकता है। जैसे मुझे टीचिंग में बच्चों का भला करना है मान लीजिए, तो मैं एथिकल रहूंगा तो बच्चों का भला कर पाऊंगा। फिर है मोरल मैप इन डायलेमाज, जब डायलेमाज में फंस जाता है ना कई बार इंसान, दो वैल्यूज के बीच में चुनाव करना पड़ता है, तब फिर एथिक्स काम आते हैं। सेम सा पॉइंट हो गया रिजोल्व मोरल इश्यूज, मतलब दो मोरल इश्यूज के बीच में फंस गया, दोनों सही है अपनी जगह लेकिन किसे चूज किया जाए, तो उसमें एथिक्स काम आते हैं। फिर वो थ्योरीज भी आती है डियोंटोलॉजी वगैरह, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिसेस, देखो इंसान ना बहुत सारे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होता है। मतलब मेरी सोच मान लीजिए किसी कम्युनिटी के बारे में ऐसी है, समझ रहे हो, पहले से प्रेजुडाइज्ड है मेरी सोच। लेकिन जब मैं एथिकल हूं तो फिर मैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचता हूं, रैशनली सोचता हूं, तो फिर वो जो बायसिस और प्रेजुडाइसिस है ना वो बीच में नहीं आते फिर। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए अब कईयों की सोच पैट्रियार्की वाली है, पैट्रियार्की वाली सोच है, लेकिन वो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से सोचेगा तो वो वुमेन के पर्सपेक्टिव से भी सोचेगा, वो इक्वलिटी फॉर ऑल सोचेगा, तो पैट्रियार्की वाली सोच फिर टूट जाएगी। समझ रहे हो?
फिर है इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव डिसीजन ले सकता है। अगर कोई बंदा एथिकली सोचता है तो मतलब सबको साथ लेके चल सकता है, इफेक्टिवली सोच सकता है। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंस है एथिक्स की। तो इस प्रकार से हमने एथिक्स डिस्कस किया आज, और आज हम हमारी डिस्कशन को यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। कल मिलते हैं नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।